हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेना जी ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। तो जो लाइव सेशन होना था 8:10 पे, वो एक कॉल आ जाने की वजह से वो डिसकंटिन्यू हो गया। वो लाइव सेशन मैंने शुरू तो किया था, लेकिन एक कॉल आ गया और वो डिसकनेक्ट हो गया। तो आज के क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा तैयार कर लिए थे, तो मैं इसे एक वीडियो फॉर्मेट में अपलोड कर दे रहा हूँ और अगले संडे से 8:10 पे हम लोग लाइव मिला करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। और ये सारे क्वेश्चन ज़्यादातर इंस्टाग्राम से लिए हुए हैं और आज के सेशन में मैं उन क्वेश्चनों को भी काउंट करूँगा, कंसीडर करूँगा जो निगेटिव क्वेश्चन आप लोग भेज देते हैं। मैं पूछता हूँ कार के लिए कि आज के क्वेश्चन, तो उसमें आप लोग फालतू के कुछ भी उल्टी सीधी, कुछ लोग फ़नी क्वेश्चन भेजते हैं, कुछ लोग निगेटिव क्वेश्चन भेजते हैं, कुछ लोग निगेटिव बात करने लगते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने वो भी कंसीडर किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर स्पीड कम लग रही हो तो स्पीड को 1.5 करके देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा पूरा। और अगर आपका भी क्वेश्चन इसमें हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे जो लोग क्वेश्चन भेजते हैं, क्वेश्चन तो आप भेजते हैं, मैं आपका क्वेश्चन कंसीडर भी कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करिए। तो चलिए, आज सबसे पहला क्वेश्चन जो इस समय सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है इस समय का, और कई लोगों ने अलग अलग तरह से इसका क्वेश्चन पूछा और मेन निचोड़ ये निकल के आता है कि हुंडई अल्कजार का कंपटीटर कौन है और हुंडई अल्कजार कैसी है, और XL6 से इसका कंपैरिजन कर दीजिए। ये मतलब ये 3-4 मिला जुला के क्वेश्चनों का निचोड़ ये यही आ रहा है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हुंडई अल्कजार की। नाम से पता चल रहा है हुंडई की है, और हुंडई अल्कजार कोई नई गाड़ी नहीं है। बहुत से लोगों ने पूछा कि बिल्कुल नई जो लॉन्च हुई है हुंडई अल्कजार की बात कीजिए, तो ऐसा नहीं है कि न्यू लॉन्च हुई है, ये अपग्रेड हुई है। और हुंडई ने ऐसा इवेंट बनाया, आजकल मार्केटिंग का दौर है, हुंडई ने ऐसा इवेंट बना दिया कि लोगों को जिन्हें बहुत ज़्यादा गाड़ियों की नॉलेज नहीं है, उनको लग रहा है कि अल्कजार बिल्कुल नया प्रोडक्ट है। हुंडई अल्कजार पहले भी आती थी, ये बात अलग है कि ये हिट नहीं हो पाई। जिस तरह से i10, i20 और क्रेटा हिट हुई, उस कंपैरिजन में ये कहीं टिकी नहीं। लेकिन इसको फिर से सामान वही पैकिंग नई के हिसाब से फिर से मार्केट में डाल दिया गया है। और हाँ, इसमें चेंजेस किए गए हैं। इस बार ये 1.5 लीटर के पेट्रोल और 1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ आती है। पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन में है। मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक और DCT तीनों ट्रांसमिशन ये प्रोवाइड करा रहे हैं। 6 सीटर्स और 7 सीटर दोनों ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हुंडई ने इसमें ऐड ऑन की और बहुत अच्छी की है। इंटीरियर बहुत शानदार कर दिया है। अगर आप 15 से 20 लाख के बीच में कोई 7 सीटर देख रहे थे तो आपके लिए बिल्कुल गाड़ी बनती है। लेकिन बस एक कमी जो ये है कि इसे 7 सीटर कह ज़रूर रहे हैं, लेकिन जो थर्ड रो है उसमें छोटे बच्चे ही बैठ पाएंगे, क्योंकि लेग रूम नहीं है। तो एक बार ख़रीदने से पहले इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और जो लोग इसका कंपटीटर ढूंढ रहे हैं XL6 में, तो मैं उनको बताऊं, मुझे नहीं लगता कि XL6 इसका मेन कंपटीटर है, क्योंकि XL6 की जो प्राइसिंग है वो शुरू होती है 11,61,000 से, जबकि अल्कजार की प्राइसिंग स्टार्ट होती है पेट्रोल में 14,99,000 रुपये से। तो लगभग क्या 3,38,000 रुपये इन दोनों के बीच का एक्स शोरूम प्राइस का गैप आ रहा है पेट्रोल में। क्योंकि मारुति की जो गाड़ियाँ होती हैं वो इस समय पेट्रोल और CNG में ही अवेलेबल हैं। इसी तरह से XL6 भी पेट्रोल और CNG में केवल अवेलेबल है, ये डीजल में नहीं आती है। तो फ़ायदा यहाँ पर हुंडई ने ये दिया है कि अगर आप 7 सीटर ढूंढ रहे थे डीजल में तो आपको महिंद्रा में जाना पड़ता था, अब आप हुंडई में भी जा सकते हैं। इसके बारे में मैं अभी आगे बात करूँगा। फ़िलहाल XL6 और हुंडई अल्कजार का इस समय टॉप कंपैरिजन चल रहा है। बहुत से लोगों ने इस पर क्वेश्चन किया है, तो मैं इसको बताता हूँ। और जहाँ तक XL6 की बात है, XL6 भी कोई बहुत नया प्रोडक्ट नहीं है, पुराना है। अर्टिगा को ही नेक्सा के थ्रू 6 सीटर बनाकर थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंजेस करके XL6 बना दिया गया है। इंटीरियर में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा एक्सटीरियर में चेंज कर दिया गया है, और वो बन गई XL6। तो जब भी आप ख़रीदने के बारे में सोचें तो आप दोनों गाड़ियों को कंसीडर करिए, तो दोनों को एक ही दिन में जाके टेस्ट ड्राइव करिए, आपको खुद कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। और
मैं इसलिए इसको इस सेगमेंट में कंपेटिटर नहीं मान रहा हूँ एक्सेल 6 को, अर्टिगा एक्सेल 6 को एल्कजार का, क्योंकि जब 4 लाख रुपए का बेस में ही लगभग गैप आ रहा है, तो ये जब ऑन रोड आएगी तो भी लगभग 4 लाख रुपए का गैप आना ही आना है। तो 4 लाख रुपए बहुत बड़ी कीमत होती है। और डीजल में 15,99,000 रुपये पे लॉन्च जरूर किया है, लेकिन एक्स शोरूम प्राइस पे जब टैक्सेस इंक्लूड होंगे, डीजल पे टैक्सेस इंडिया में ज़्यादा होते हैं, तो ये काफ़ी महंगी हो जाएगी। और इसका मेन कंपटीटर आएगा महिंद्रा। महिंद्रा में भी जब से XUV 700 की प्राइसिंग थोड़ी ड्रॉप की गई है, तो वो 20 लाख रुपए की रेंज में वो भी आना शुरू हो गई है। तो इसका मेन कंपैरिजन होगा जाकर, मेन कंपटीटर इसका होने जा रहा है महिंद्रा की स्कॉर्पियो N और XUV 700। तो जब उससे कंपैरिजन में जाएंगे तो शायद ये पिछड़ जाए। बाकी अगर एक्सेल 6 से कंपैरिजन करते रहेंगे तो ये प्राइसिंग में भी आगे है और चीज़ों में भी आगे निकलेगी। जैसे लेंथ 115 mm इसकी ज़्यादा है, विड्थ 25 mm ज़्यादा है। हाँ, हाइट एक्सेल 6 की 45 mm ज़्यादा है। एक्सेल 6 16 इंच के अलॉय व्हील के साथ आती है, जो उसके टायर साइज है 16 इंच है। एल्कजार 17 इंच के टायर के साथ आती है। एक्सेल 6 में आपको केवल 6 सीटर ऑप्शन मिलता है, 7 सीटर के लिए आपको अर्टिगा पे जाना पड़ता है। एल्कजार में 6 और 7 दोनों ऑप्शन आपके पास आएंगे। और एक जो बड़ा डिफरेंस, जो सेफ्टी की बात करते हैं, एल्कजार में आपको 6 एयर बैग आएगा, क्योंकि हुंडई में 6 एयर बैग सबके साथ स्टैंडर्ड कर दिया गया है। कोई भी व्हीकल आप हुंडई खरीदते हैं तो 6 एयर बैग आपको मिलेंगे, जबकि मारुति में 2 एयर बैग्स कंपलसरी है, क्योंकि भारत सरकार ने उसे रेगुलेटरी पे डाल रखा है कि 2 एयर बैग हर गाड़ी में होना ही चाहिए, चाहे वो आपकी आल्टो ही क्यों ना हो। तो 2 एयर बैग्स तो होते ही हैं, बाकी जो है टॉप मॉडल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं इनके। और अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात किया जाए कि आप अगर आज की डेट में ख़रीद रहे हैं, हुंडई एल्कजार ख़रीदें कि एक्सेल 6 ख़रीदें, तो मेरा मानना ये है कि अभी भी आपको मारुति के एक्सेल 6 ही परचेज करना चाहिए। और अगर आपको थोड़ी कॉस्टली आप परचेज कर सकते हैं, तो फिर आप देख सकते हैं कि हुंडई एल्कजार और उसके साथ में XUV 700। और अगर ज़्यादा बल्की बॉडी पसंद करते हैं तो आप महिंद्रा की स्कॉर्पियो N के साथ जा सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है स्कॉर्पियो N और XUV 700 का जो कंफर्ट है वो इससे ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने XUV का देखा है, स्कॉर्पियो का देखा है, लेकिन मैंने एल्कजार को नहीं देखा है सामने से अभी तक, क्योंकि अभी मुझे कंपनियाँ नहीं बुलाती हैं। ये भी एक निगेटिव उसमें आया था कि आप जो सजेस्ट करते रहते हैं कंपनियाँ आपको तो बुलाती नहीं हैं। तो कंपनियां गाड़ी तो बेचती हैं ना, गाड़ियां इंसान ही खरीदते हैं और कहीं ना कहीं से वो मेरे संपर्क में आते रहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये आया था, जो ये भी बहुत इस समय ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन सी नज़र आ रही हैं इस गाड़ी में। टाटा कर्व और सिट्रॉन की बेसॉल्ट, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों सेम गाड़ियां हैं, सेम डिज़ाइन, सब कुछ लगभग सेम नज़र आ रहा है, बस कंपनियों का अंतर है। तो दोनों में बहुत सी चीज़ें चेंज हैं और बहुत सी निगेटिव चीज़ें भी सेम ही होने जा रही हैं। तो पहले मैं पॉजिटिव चीज़ें बताता हूँ, वरना आप बोलेंगे कि निगेटिव चीज़ें आप बहुत ज़्यादा बताते हैं। ये भी मेरे पास आते हैं मैसेज कि आप निगेटिव बहुत बताते हैं। तो चलिए पहले पॉजिटिव बताते हैं। टाटा कर्व आपको 3 ऑप्शन में मिल जाएगी, पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक, तीनों में। जबकि सिट्रॉन बेसाल्ट इस समय आपको केवल पेट्रोल में मिलेगी। जहाँ सिट्रॉन आपको 8 लाख रुपए की एक शोरूम प्राइस में अवेलेबल होती है पेट्रोल में, वहीं आपको टाटा की कर्व 10 लाख रुपए के एक शोरूम प्राइस में पेट्रोल में अवेलेबल होगी। दोनों का इंजन सेम है, 1199 सीसी, 1.2 लीटर समझ लीजिए, 1200 सीसी समझ लीजिए। दोनों 3 सिलेंडर हैं, मतलब नॉइस आएगी। और अगर हाइट विड्थ में देखा जाए तो जो लेंथ है वो बेसाल्ट की 44 mm ज़्यादा है, जबकि विड्थ टाटा की कर्व की 45 mm ज़्यादा है। और हाइट में टाटा की कर्व 37 mm ज़्यादा है। एयर बैग भी दोनों में 6 एयर बैग हैं, कॉमन हो गया। ABS भी दोनों में है, ESB भी दोनों में है। ESB मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल,
ये भी दोनों गाड़ियों में कॉमन है। हिल असिस्ट भी दोनों गाड़ियों में आपको मिलेगा। अगर जैसे हुंडई की अल्कजार बोला जाए तो वो हुंडई की क्रेटा को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो वो बन गई है हुंडई अल्कजार। इसी तरह से अगर देखा जाए तो नेक्सॉन के पूरे इंटीरियर को कॉपी कर दिया गया है, तो वो बन गया है टाटा कर्व। बाहर से देखने में भी नेक्सॉन के इस समय तो टाटा की लगभग सारी गाड़ियां जो एसयूवी हैं बाहर से देखने में एक जैसी हो गई हैं, आगे की तरफ फ्रंट की तरफ से देखा जाए तो वही इसमें भी आपको कॉमन मिलेगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव की, तो बात हो गई, निगेटिव की बात करते हैं। दोनों में एक चीज़ और कॉमन मिलेगी, सर्विस। क्योंकि सेट्रॉन के बहुत ज़्यादा सर्विस सेंटर हैं नहीं, इसलिए लोग सर्विस में परेशान होंगे। और टाटा की सर्विस सेंटर होने के बाद भी टाटा क्योंकि ध्यान नहीं देता है, तो टाटा के लोग परेशान रहते हैं। तो परेशानी आपको दोनों तरफ से होने वाली है। चाहे आप सर्विस सेंटर ढूंढने में परेशान होइए, और नया सर्विस सेंटर होगा तो कैसी सर्विस करेगा इसकी भी कोई बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। सेट्रॉन की पहले भी गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मार्केट में हिट नहीं रही हैं। गाड़ियाँ तो बिकी हैं, हायर सेगमेंट में इससे पहले सेट्रॉन गाड़ियाँ निकालता था, लेकिन वो मैंने सड़कों पे बहुत ही कम देखी हैं, बहुत ना के बराबर। वो भी जो देखी हैं वो गुड़गांव और दिल्ली साइड में देखी थी, अपने यूपी में मैंने कभी नहीं देखा उन गाड़ियों को। तो आप समझ लीजिए कितनी रेयर हो गई वो गाड़ियाँ। और टाटा के साथ क्या है, टाटा की गाड़ियाँ तो इस समय खूब बिक रही हैं, लेकिन बस एक ही समस्या है, सर्विस। और दूसरी चीज़ है, अगर आपको ख़रीदना उसी सेगमेंट में वही गाड़ी है जो कूपे स्टाइल की गाड़ी ख़रीदनी है, तो ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप सेट्रॉन की जगह टाटा को प्रेफर करें। कम से कम सर्विस सेंटर तो हैं, हाँ थोड़ा आप परेशान होंगे लेकिन कम से कम सर्विस हो जाएगी। बाकी सेट्रॉन ख़रीदने के बाद क्या होगा आपका, ये आप पहले सर्विस सेंटर ढूंढ लीजिए तब सोचिएगा। कंपैरिजन तो इस गाड़ियों में बहुत ज़्यादा मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि पहले आप इसका शोरूम ढूंढिए। जैसे मैंने अभी तक सेट्रॉन का शोरूम अपने अगल बगल नहीं देखा, तो पहले तो आप सेट्रॉन का शोरूम ढूंढिए, उसके बाद कंपेयर करिए। क्योंकि जिस चीज़ का आपको सर्विस सेंटर और शोरूम मिले वही कंपटीटर बनती हैं। जब तक नहीं मिल रही है तब तक कोई कंपटीशन है ही नहीं। बड़े सिटीज़ की बात अलग है, और मुझे पता है ये क्वेश्चन जिसने मुझे भेजा है वो बड़े सिटी से नहीं है। तो चलिए अब पहले मैं कुछ फ़नी क्वेश्चन उठाता हूँ जो इंस्टाग्राम पे पूछा है, फिर मैं कुछ काम के क्वेश्चन की बात करूँगा, उसके बाद मैं निगेटिव क्वेश्चन भी बताऊँगा। जैसे कुछ लोगों ने मुझसे भेजा है, सेम टी शर्ट में वीडियो बार बार बनाते रहते हैं, ये कब तक चलेगा। अब पिछला वीडियो किस कपड़े को पहन के बनाया था ये तो मुझे याद नहीं रहता। मैंने टाइम लगा दिया और थंबनेल लगा दिया, उसके बाद जैसे ही 8 बजते मैं आके बैठ जाता हूँ। अब उस समय मैं क्या पहन रखा हूँ ये कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाला मेरे लिए वो रहता नहीं है, तो ये तो ऐसे चलता रहेगा, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। एक ने भेजा है, कभी कभी मेकअप कर लिया कीजिए, तो ये मुझे पता है ये किसने भेजा, क्योंकि ये सब इंस्टाग्राम से आए हैं। तो अब इसका रिप्लाई मैंने आपको शायद भेज दिया था। अब यहाँ पर मैं आपको क्या बोलूँ, आइए मेकअप कर दीजिए। एक ने भेजा है, हमेशा कार ही चलाते रहते हो क्या। तो वो कार चलाने की बात ये है कि जो कुछ वीडियो होते हैं, जैसे एक दिन आदमी गया तो 3-4 वीडियो तो कम से कम शूट ही कर लेता है ना। तो हफ्ते में 7 दिन होता है, तो कम से कम 3-4 दिन तो गाड़ी निकलती ही है, तो छोटे छोटे वीडियो शूट हो जाते हैं। बहुत दुखी हो क्या, एक क्वेश्चन आया है, बहुत दुखी हो गया। देखिए मैंने क्वेश्चन सारे लिख डाले हैं, क्योंकि मुझे याद तो ऐसे रहेंगे नहीं। अब ये इनको ऐसा क्यों लगा, अब ये मुझे पता नहीं। बाकी फिर से डिटेल में मैसेज लिखिएगा, मैं आपको उसी पे रिप्लाई कर दूंगा। आज क्वेश्चन एक आया था, अपनी जीएफ का नाम बता दो। ये मेरा ही दोस्त है तभी ऐसे फालतू क्वेश्चन किया, तो अब इस पे क्या बताना, ढूंढो अगर मिल जाए तो मुझे बता देना। मुझसे शर्माते हो क्या जो भाग गए थे उस दिन। तो देखिए ये मैं जान रहा हूँ ये आप वही होंगी
देखिए इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अभी चैनल इतना ग्रो नहीं किया है कि मैं आपसे मीटअप करूं बैठ के। और आप भी पेपर देने आई थी, मैं भी पेपर देने गया था, तो उस समय पेपर ज़्यादा ज़रूरी था। वैसे मैंने उस दिन आपको सॉरी बोल दिया था, फिर से मैं सॉरी बोल रहा हूँ कि उस दिन मैं नहीं मिला आपसे और मैंने मना कर दिया कि मैं वो नहीं हूँ। अक्सर ऐसा होता है, देखिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं मैंने आपको कहीं देखा है, तो जब आप मुझसे ऐसे बोलेंगे तो मैं आपको क्या बताऊँगा। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलिए कि आप वही हैं, तो फिर मैं सोचूं भी एक बार। आप मुझसे पूछते हैं क्या आप वो हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि मैं पहले बताऊं हाँ मैं वही हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलूं। बाकी वो क्वेश्चन जाने दीजिए, कुछ ज़्यादा ही फ़नी हो जा रहे हैं। कुछ निगेटिव क्वेश्चन की अब पहले बात करता हूँ, फिर यूट्यूब पे जो क्वेश्चन 3 आए हुए हैं इस वीक में। चलिए पहले यूट्यूब के 3 क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। एक भाई ने भेजा है क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा आपका मुझे क्लियर समझ में नहीं आया, आपने बहुत तोड़ तोड़ के मतलब अजीब सा लिखा था। तो मुझे जो समझ में आता है आप ये बोलना चाह रहे हैं, क्वेश्चन ये है ABRO बॉटल के ऊपर एक सील तोड़ी हुई है, हो सकता है डीजल ही हो। तो देखिए जो ABRO कंपनी का जो इंजेक्टर क्लीनर है वो लगभग 3 साल पुराना वीडियो आपने उस पर कमेंट किया है, तो ऐसा नहीं है उसकी सील नहीं टूटी हुई थी। वो पहली बार मैंने मंगाया था तो मैंने उसको चेक करने के लिए केवल देखा था उसको खोल के। बाकी अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे वाले वीडियो में सील टूटी थी, तो मैंने वो वीडियो फिर से मुझे देखना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा। बाकी अगर आपको अगर भेजा गया है कंपनी ने, आपने परचेज़ किया और अगर सील टूटी है तो बिल्कुल एक्सेप्ट मत करिए, रिटर्न कर दीजिए। मैंने तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से मंगाया था, अब इतना मुझे याद नहीं क्योंकि 3 साल पुराना है जब मेरे पास इंडिगो ECS थी। इंजेक्टर क्लीनर की भी इस समय थोड़े से बात कर लेते हैं। देखिए इस समय जो BS6 वेरिएंट आ रहा है डीजल का, डीजल व्हीकल जो आ रही हैं, उसमें जो इस समय डीजल पड़ रहा है वो तो सही चल रहा है, लेकिन जो BS3 और BS4 वेरिएंट के डीजल व्हीकल हैं उसमें ये नए वाले जो डीजल पड़ रहे हैं, तो उसमें इंजेक्टर की बहुत समस्या आ रही है। उसके इंजेक्टर को बार बार चोक हो जाते हैं, क्लीन कराना पड़ता है। और वैसे भी जो BS3 और BS4 मॉडल होते थे डीजल वाले, उसमें मेन समस्या ही इंजेक्टर की होती थी। और इंजेक्टर बहुत महंगा पार्ट है, ये आप लोगों को पता ही होगा जो लोग गाड़ी यूज करते हैं। अगर एक बार इंजेक्टर चेंज कराना पड़े तो एक इंजेक्टर, इंडिगो का इंजेक्टर 10,500 रुपये का होता था उस समय। तो इंजेक्टर सबसे महंगी चीज़ एक तरह से मान लीजिए, और उसको क्लीन कराने में भी एक इंजेक्टर को करीबन 2,000 रुपये लेते थे। और जब भी खुलता था चारों खुलता था, 4 दूनी 8,000 रुपये एक बार में इंजेक्टर क्लीनर में लग जाते थे। तो मैंने जो है जब मेरी गाड़ी में बार बार ये दिक्कत आना शुरू हो गई थी, तो मैंने इंजेक्टर क्लीनर डालना शुरू किया। क्योंकि मुझे एक टोयोटा वाले ओनर ने बताया कि टोयोटा खुद रिकमेंड करती है कि इंजेक्टर क्लीनर ऐड कर कीजिए, तो मैंने ऐड करना शुरू किया। तो ABRO कंपनी का इंजेक्टर क्लीनर मैंने यूज़ किया। जब मैंने डालना शुरू किया तो अच्छा चल रहा था, मतलब इंजेक्टर क्लीन नहीं कराना पड़ा उसके बाद मुझे, और माइलेज में भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था, और 250-300 रुपये के आसपास का शायद होता था। तो मुझे सही लगा, इसलिए मैं यूज करता था। मैंने वीडियो इसलिए बना के आपको डाल दिया था। और उसका अगर मेरे वीडियो में आप बोल रहे हैं कि उसका बॉटल खुला हुआ था, तो हो सकता है खुला हो, अब मुझे इतना याद नहीं है, मुझे वो वीडियो देखना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन आया था, इंडिगो 2016 पेट्रोल 32,000 किलोमीटर चली हुई है, कीमत क्या होनी चाहिए। तो देखिए जो कीमत आप लोग पूछते हैं, ये मेरे इंडिगो वाले वीडियो पे आया था। तो देखिए 2016 पेट्रोल 32,000 चली होगी, सबसे पहला तो डाउट मुझे इसी पर है। और मैंने काफ़ी वीडियो बना के डाले हैं कि आप लोग कैसे पकड़ें कि गाड़ी क्या जेन्युइन उतने किलोमीटर चली हुई है जितने की बात हो रही है। क्योंकि सबसे बड़ा सेकेंड हैंड में प्रॉब्लम क्या होता है, सेकेंड हैंड व्हीकल में, कि लोग मीटर को बैक करा देते हैं। चला लिया 1 लाख किलोमीटर, मीटर बैक करा के उसे 15-20 हज़ार बना दिया, तो जो परचेज कर रहा है उसको कैसे पता चलेगा। तो अगर आप कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और उसका भी एक वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है, आप उसको अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप कुछ साइन गाड़ी छोड़ती है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी ज़्यादा चली हुई है कम चली हुई है। जैसे क्लच प्लेट तो मिस्त्री देख के बता पाएगा किस तरह से घिसी हुई है। बाकी टायर,
गाड़ी के टायर अगर बिल्कुल नए लगे हुए हैं तो 15,000, 20,000, 30,000 में कैसे ख़त्म हो सकते हैं। कम से कम 50,000 किलोमीटर एक टायर तो चल ही जाता है। फिर जो एक्सीलेटर पैडल होती है वो अगर बहुत ज़्यादा घिसी हुई है तो 32,000 किलोमीटर में कैसे घिस सकती है इतना ज़्यादा। गियर का जो नॉब होता है जिस पे आप हाथ रखते हैं जिससे गियर चेंज किया जाता है, अगर ज़्यादा गाड़ी चली होती है तो वो घिसने लगता है, उसकी नंबरिंग मिटने लगती है, उसका लेदर हटने लगता है। ऐसे स्टीयरिंग पे स्पॉट दिखने लगते हैं ज़्यादा जहाँ पकड़ा जाता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके वीडियो मैंने बना के डाले हैं, उससे आप पता कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आप प्राइसिंग मुझसे आप लोग ऐसे पूछते हैं, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, खासकर इंडिगो से जुड़ा हुआ पूछते हैं। पता नहीं क्यों इंडिगो से जुड़ा ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है कि इसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। तो प्राइसिंग ऐसी चीज़ है जो गाड़ी की कंडीशन पे डिपेंड करती है। जैसे कोई गाड़ी एक शोरूम जब खरीदी गई थी 2011 में 12 में, जैसे 2016 है, 2016 में खरीदी गई तो लगभग वो 6 लाख रुपए के आसपास रही होगी। अब 6 लाख रुपए की गाड़ी पे कुछ डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन हर चीज़ जो चलने वाली होती है वो डेप्रिसिएशन उसमें लगता है, थोड़ी उसकी कीमत कटती रहती है, हर साल के साथ कटती रहती है। इंश्योरेंस भी आप कराते हैं तो देखिए उसमें कटौती होती जाती है। आईडीवी जो होती है वो डेप्रिसिएशन के बाद लिखी जाती है। तो या तो आप उसका इंश्योरेंस प्राइस देख लीजिए, उसे 10-20,000, 30,000, 40,000 बढ़ाकर ऑफ़र कर दीजिए, या तो गाड़ी की कंडीशन देखिए। गाड़ी एक्सीडेंटल है तो पैसे कटते हैं, इंजन सही नहीं है तो पैसे कटते हैं। तो अब एक अंदाजे से अगर गाड़ी अच्छी है, 32,000 किलोमीटर ही केवल चली है, तब भी 2 लाख रुपए से ज़्यादा तो इसकी प्राइस नहीं बनती है। क्योंकि वैसे तो मैं जो डिसकंटिन्यू गाड़ियाँ हो चुकी होती हैं उनको मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप सेकंड हैंड भी वो गाड़ियाँ परचेज करें। बाकी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 170, 175 में अगर गाड़ी कंडीशन अच्छी है तो आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल है। और तीसरा क्वेश्चन आया था व्हाट माइलेज डू यू गेट। तो मैं माइलेज अपनी गाड़ी में, मुझे समझ में नहीं आया कि ये इंडिगो के लिए पूछा गया है कि ब्रेजा के लिए पूछा गया है। और Q&A में लिखा था तो Q&A के नीचे ये क्वेश्चन लिखा था, तो मुझे इतना ज़्यादा कंफर्म समझ नहीं आया। लेकिन मैं, क्योंकि इंडिगो का तो मुझे प्रॉपर याद भी नहीं है, तो ब्रेजा का ही बताता हूँ। सिटी में मुझे 12 से 16 का एवरेज मिल जाता है और हाईवे पे 16 से 18 के बीच में। और केवल हाईवे हो, मतलब जैसे 4 लेन 6 लेन वाला हो, तो थोड़ा बहुत 18 से 19 के बीच में भी मिल सकता है। बाकी मैंने एक वीडियो बना के इसका भी डाला हुआ है आपको। और एक लोगों ने क्वेश्चन किया था कि इंडिया में एक व्हीकल चलाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट उस समय अवेलेबल होने चाहिए, अगर आपको कोई रोकता है चेक करने के लिए तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है जो गाड़ी चला रहा है उसका डीएल होना चाहिए प्रॉपर, लर्निंग नहीं, परमानेंट डीएल होना चाहिए। कार की आरसी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी। इंश्योरेंस होना चाहिए, चाहे वो थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, लेकिन इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके अलावा पीयूसी होना चाहिए। अगर ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप इंडिया में गाड़ी आराम से चला सकते हैं। बस इससे ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट आपसे मांगे नहीं जाते हैं, इनवाइस रखने की ज़रूरत नहीं होती है। डिजिटल फॉर्मेट में भी एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन आज तक मुझे जहाँ भी रोका गया, मैंने जब मोबाइल निकालने की कोशिश की तो लोगों ने ये बोला नहीं, हार्ड कॉपी देखूंगा। बाकी आप समझदार हैं। कहा तो ये जाता है कि आप डिजी लॉकर के थ्रू दिखा सकते हैं, लेकिन कोई देखता नहीं है, ये बात अलग है। बाकी समझदार तो आप हैं ही, समझ जाइए, हार्ड कॉपी रखा कीजिए। और अब कुछ निगेटिव कमेंट की बात करते हैं। सबसे पहला तो आया था माइक खरीदने के पैसे नहीं है क्या। हाँ, अभी तक इंस्टाग्राम या यूट्यूब से कोई कमाई नहीं हुई है, भेजना हो तो भेज दो। देखिए, जैसा बकवास क्वेश्चन करेंगे वैसा बकवास ही मैं रिप्लाई भी करता हूँ। आज इंजीनियर्स डे है, केवल HOD सर ने मेरे हैप्पी इंजीनियर डे मुझे किया, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। तो आप समझ जाइए कि कितने अच्छे से मुझे रिप्लाई करना आता है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन भी किया कीजिए। और जो ये निगेटिव कमेंट करते हैं, पता नहीं क्यों इनकी आईडी में कोई डीपी नहीं लगी होती है और नाम भी सही से नहीं लिखे होते हैं और ज़्यादा लोगों को फॉलो भी नहीं कर रहे होते हैं। कुछ लोग तो प्राइवेट अकाउंट कर लेते हैं उसको। तो अगर निगेटिव कमेंट कर रहे हैं तो अपनी डीपी भी लगाइए, मुझे भी तो पता चले कौन महाशय हैं, कौन है, मेरे दोस्त हैं, मेरे दुश्मन हैं, क्या हैं।
वैसे डीएम तो मैं कर देता हूँ। अगर आपको मेरी ओरिजिनल आईडी से डीएम का रिप्लाई नहीं मिलता है और किसी और आईडी से डीएम का रिप्लाई मिल जाता है तो क्या हुआ, कोई भी डीएम का रिप्लाई कर सकता है ना आपको। एक ने पूछा है मिलने में क्या प्रॉब्लम होती है तुमको, पकड़ थोड़ी लेंगे, किसी और से रिप्लाई लेके आते हो क्या जो मिलने से डरते हो। हाँ भाई, बगल में बैठा रखा है 2-3 लोगों को, जो आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका रिप्लाई वो लोग देते हैं जल्दी जल्दी हमको। कैसे फर्जी फर्जी क्वेश्चन आप पूछते हैं। ये क्वेश्चन कोई भेजता भी है, अब आप ही का जो है लगा दूं क्या, आप ही का क्रॉप करके लगा दूं जो आपने पूछा है वही। एक क्वेश्चन आया था, खुद तो अनसेफ कार चलाते हो और दूसरों को भी वही सजेस्ट करते रहते हो। तो ये तो काफ़ी बड़ा मैटर हो गया था। ये मैंने एक जगह एक वीडियो में कमेंट किया था, वो आप समझ सकते हैं किस कंपनी की कार होगी, उसमें प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। तो एक लोग फालतू ही मेरे से बहस करने लगे उस पर, और उसके बाद जब बात ज़्यादा हो गई तो फिर मैंने भी उनको उल्टा सीधा, गाली गलौज तो मैं करता नहीं हूँ तो उल्टा सीधा क्या मतलब व्यंग ही कोई मैंने उनको कर दिया। फिर वो कहने लगे आप खुद अनसेफ गाड़ी चलाते हो। फिर देखा होगा वीडियो को कि जब उसमें क्लिक किया होगा तो देखा होगा जाके, कहता है खुद अनसेफ गाड़ी चलाते हो, खुद सजेस्ट करते रहते हो ऐसी वैसी गाड़ियाँ लोगों को। फिर मैंने उनसे पूछा आप क्या चलाते हो, तो वो कौन सी गाड़ी चलाते होंगे आपको पता है, रेनॉल्ट की क्विड चलाते थे वो। और ये जो कन्वर्सेशन है मेरे ख्याल से आपको मिल भी जाएगा कभी, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर रखे हैं तो उसमें शो करता है ना कि कमेंट किया है यहाँ यहाँ, तो उसमें कभी भी आपको घूम टहल के मिल भी सकता है, क्योंकि वो काफ़ी वायरल वीडियो हो गया है। क्योंकि ऐसे ही झगड़ा जो फालतू लोग करते रहते हैं आके कमेंट सेक्शन में, तो वायरल होता जाता है वो और ज़्यादा। तो ये हो सकता है आपको भी देखने को कभी ना कभी मिला हो। और एक ने लिखा था, मारुति चलाने वालों को टाटा की सर्विस से क्या प्रॉब्लम लगती है, खुद तो टीन का डब्बा चलाते हो। तो भैया पहले मेरा वीडियो अच्छे से चेक कर लिया करो, मेरा पेज चेक कर लिए होते। 11 साल इससे पहले टाटा ही चलाया है और इतनी अच्छी सर्विस होती है, इसी वजह से टिन का डब्बा ख़रीदा है। टिन का डब्बा है ना मारुति, तो मैंने टिन का डब्बा इसीलिए ख़रीदा है क्योंकि टाटा की सर्विस बहुत अच्छी होती है। और ये जो आप लोगों के दिमाग में फितूर बैठा हुआ है ना कि बहुत इतनी मजबूत होती है कि हम ट्रक में ले जाके भिड़ा देंगे कुछ नहीं होगा, तो मैं भिड़ के देख चुका हूँ, ऐसे नहीं बैठा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस है। जो तुम सोच रहे होगे वो सब मेरे साथ हो चुका है, सब में इफ़ेक्ट आता है, सब में प्रॉब्लम आती है। ये एडवर्टीजमेंट की दुनिया से बाहर निकल के देखो, बस इसका यही जवाब है। और टीन का डब्बा जिसको बता रहे हो 4 स्टार है, 10 लाख रुपए लगते हैं उसको लेने के लिए। जाओ खरीदो पहले, उसके बाद आना यहाँ पे। देखो रूड जवाब नहीं है ये मतलब ये साफ साफ जवाब है, इसको मैं क्या बोलूँ और इससे ज़्यादा। एक ने पूछा है तुमसे सजेशन की क्या ज़रूरत है, ये क्या लिखा है, तुमको क्या आता है, तुम मत लो ना सजेशन, फ्री का ही तो है, तुम्हें नहीं समझ में आता तो तुम मत लो, जाओ वो पेड वालों को पैसे दो। पेड वालों से बहुत से लोग जो पेड चलाते हैं उनसे पूछो, वो गाड़ी उनके पास तब आई होगी जब मेरे पास गाड़ी थी। मुझे गाड़ी चलाना और गाड़ी मेरे पास तब से थी जब लाइसेंस बनने की मेरी उम्र ही नहीं थी, ये समझ लो। अब इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। मेरी उम्र क्या थी जब मेरी गाड़ी आई थी, मैं फ़ोटो डालूँगा उससे समझ लीजिएगा, लेकिन मैं लिख नहीं सकता हूँ उसमें, मैं रिटर्न में थोड़ा नहीं डालूँगा, लेकिन मैं अपलोड करूँगा। एक लोग मुझसे मांग रहे थे कि जब गाड़ी आपने पहली ख़रीदी थी तो आपकी उम्र क्या थी, तो उम्र नहीं बताऊँगा, मैं फ़ोटो डालूँगा इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लीजिएगा तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। और जब मैं वो गाड़ी मैंने परचेज़ की थी उस समय मुझे गाड़ी चलानी आती थी, तो ये भी सोचिएगा कि मेरे सजेशन से क्या आपको, बाकी फ्री सजेशन है, नहीं चाहिए तो मत लिया करो, कोई वो नहीं है कि एक आपके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। एक ने भेजा है मारुति में सेफ्टी होती ही क्या है,
इसीलिए सेफ ड्राइव करने के लिए बोलते हो क्या? फिर वही घूम टहल के बात आ गई। इसमें मारुति, टाटा, हुंडई इसकी बात ही नहीं है। सेफ ड्राइव करने में दिक्कत क्या है? अगर आप खुद सेफ ड्राइव करते हैं, क्या आपकी किस्मत भी तो कोई चीज़ होती है। चलो मैं अनसेफ गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ बैठा तो हूँ 14 साल। 14 साल मतलब समझ रहे हो? 14 साल से गाड़ी परचेज कर रखा है, 14 साल से, और उस बचपन से मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ। बहुत से लोग मेरा चेहरा पहचान रहे होंगे ना, तो जान रहे होंगे कौन है। बचपन से गाड़ी में घूम रहा हूँ और लगभग 7 से 8 स्टेट में गाड़ी से घूम चुका हूँ। 7 से 8 स्टेट, तो आप समझो, पहाड़ हो कोई भी हो, बहुत जगह मैं जा चुका हूँ। हाँ, मेरे घर वाले नहीं जाते हैं, लेकिन मुझे गाड़ी से जाने का शौक़ है। मैं एक दिन में 700-750 किलोमीटर आराम से गाड़ी में बैठ के चला जाता हूँ। हाँ, मैं ड्राइव नहीं करता हूँ, इतना लंबा मैं कर भी नहीं सकता हूँ। ये बात सही है कि मेरे बस का नहीं है 750 किलोमीटर ड्राइव करना एक दिन में। मैं तो मुश्किल से 100 किलोमीटर ड्राइव मैक्सिमम एक दिन में करता हूँ, इतने में मैं थक जाता हूँ। लेकिन रोड का बहुत अच्छा अनुभव है। और ये जो मैं आपको ड्राइव सेव करने के लिए सब बोलता हूँ ना, बहुत से लोगों को मैंने देखा है जिनको मैंने टोका है। बहुत से ड्राइवर भी इसमें मुझे लगता है सब्सक्राइब कर रखे हैं मेरे जान पहचान वाले। वो ये जानते हैं कि उनको जिन जिन चीज़ों के लिए मैंने टोका है, बाद में उनके हाथ से उन्हीं चीज़ों के लिए हुए हैं। कई बार मेरे अगल बगल से गाड़ी निकलती है, मैं बता देता हूँ ये कहीं ना कहीं भिड़ी मिलेगी। और बहुत से एक्सीडेंट मैं देखता हूँ, जैसे लंबी दूरी की जब आप ट्रैवल करना शुरू करेंगे ना, तो बहुत एक्सीडेंट आपको रास्ते में देखने को मिलते हैं। सामने एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो वो साइन से पता चल जाता है कि अगल बगल से जो गुजर रहे हैं ना, वो कैसे चाह रहे हैं और क्या होने वाला है उनके साथ आगे जाके। जैसे अभी एक वीडियो मेरे पास आया था, चलिए आपको एक टिप दे देता हूँ। 6 लेन पे का एक वीडियो था और उसने भेजा था, उसके साथ में लिखा था इस पे इतना एक्सीडेंट क्यों होता है। तो जो 6 लेन होती है प्रॉपर, मैं तो बहुत ज़्यादा गया नहीं हूँ, आगरा पे गया हूँ मैं, आगरा यमुना पे। तो देखिए उसमें लेन पे लिखा होता है बाकायदा कि कौन सी किस चीज़ के लिए लेन दे रखी है। इससे ज़्यादा सरकार क्या कर सकती है आपके लिए। अगर आप लेफ़्ट साइड से शुरू करें तो सबसे लेफ़्ट साइड वाली जो लेन होती है वो ट्रक लेन होती है, मिडिल वाली जो होती है वो कार के लिए होती है, और साइड वाली जो लेन होती है वो आपकी ओवरटेकिंग लेन होती है। और स्पीड बाकायदा लिखी रहती है कि ट्रक वालों के लिए 60 की स्पीड लिखी हुई थी, कार वाले के लिए 80 लिखी हुई थी। ओवरटेक करने के लिए आपको लेन दे रखी है, लेकिन लोग ओवरटेक किस तरह से कर रहे थे, मैं जो शॉर्ट्स डालता हूँ उसमें भी आप देख सकते हैं। लोग लेफ़्ट साइड से ओवरटेक कर रहे हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करके बीच वाले लेन में भाग के आएंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। जब राइट साइड से ओवरटेक किया जाता है, ड्राइवर जो होता है, इंडिया में जो ड्राइविंग होती है वो राइट साइड से होती है, राइट साइड की तरफ से, इसीलिए ओवरटेक करने को बोला जाता है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। आप ब्लाइंड स्पॉट में घुस जा रहे हैं जाके, तो ड्राइवर को कैसे, ड्राइवर हमेशा ज़्यादातर राइट साइड पे फोकस करता है कि राइट साइड से ओवरटेक कर रहा है। आप डीपर मारिए, रात का टाइम है, हॉर्न मारिए, दिन का टाइम है, तो वो आपको स्पेस दे रहा है, आप उधर से निकल जाइए। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड से निकलते हैं। अब इसी पे मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको। कल मैं हॉस्पिटल में था, तो जहाँ मैं बैठा हुआ था वो ऑर्थो वाला सेक्शन था, इमरजेंसी में बैठा था। तो मैंने देखा कि ज़्यादातर जो लोग आ रहे थे वो, उनकी जो इंजरी थी, ज़्यादातर किसी का पैर टूटा हुआ था, किसी का हाथ टूटा हुआ था, अच्छा हॉस्पिटल था, तो ज़्यादातर उनकी इंजरी लेफ़्ट साइड पे थी। ज़्यादातर लोगों की लेफ़्ट साइड की बहुत ज़्यादा इंजरी दिख रही थी। तो मैंने, मतलब मेरे परिचित में भी जो लोग इंजर्ड हुए हैं, कभी मैंने ज़्यादा देखा लेफ़्ट साइड पे इंजर्ड होते हैं। होता क्या है, शहर में भी छोटी छोटी चीज़ों में आप घुस रहे हैं, आप लेफ़्ट साइड से घुस जा रहे हैं। अगर आप शहर में भी हैं, अगर आपको ओवरटेक करना है किसी को, तो राइट साइड से करिए। राइट साइड की ही लेन ओवरटेकिंग के लिए होती है। ड्राइवर को पता तो होता है। ड्राइवर का जो कभी भी देखेंगे, जो शीशे लगे होते हैं, बाहर 2 ठो लगे होते हैं और अंदर 1 लगा होता है। अंदर वाला होता है IRBM, बाहर वाला होता है ORBM। ये रेफरेंस के लिए होते हैं। जब गाड़ी चलती है तो इससे रेफरेंस लिया जाता है कि अगल बगल कोई है तो नहीं। लेकिन उसमें भी ब्लाइंड स्पॉट बनते हैं। अगर आप बिल्कुल घुस जाएंगे लेफ़्ट साइड पे,
आगे की तरफ बोनट के आसपास कहीं होंगे, या पीछे जो ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है उसमें घुसे होंगे, तो कहाँ से पता चलेगा। अक्सर बड़ी गाड़ियाँ घूमती हैं, जैसे कल मैं लौटा तो देर से लौट रहा था, तो मैंने देखा बड़ी गाड़ियाँ थी, वो टर्न ले रही हैं, कार वाले खटाखट उसमें घुसते जा रहे हैं। अगर कोई टर्न ले रहा है तो उसको स्पेस दीजिए, ड्राइवर को नहीं दिखेगा। जो बड़े बड़े आपके वो होते हैं ट्रेलर जो होते हैं, वो जब टर्न हो जाते हैं तो आप उसको कभी ध्यान से देखिए, ब्लाइंड स्पॉट बनता है, इसीलिए खल्लासी नीचे उतर खड़ा होता है। तो ऐसा काम मत करिए कि आपको दिक्कत हो। और भी एक दो चीज़ें जो मैंने कल ऑब्जर्व की, वैसे तो मैं जानता हूँ बहुत पहले से, आपको ही बताता हूँ कल, क्योंकि 2-3 बार ये रिस्क बना। कल शनिवार भी था, मुझे लगा था कुछ ना कुछ होगा, इसलिए मैं अपनी गाड़ी नहीं लेके गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो अक्सर हो जाता है मेरे साथ। तो इमरजेंसी ब्रेकिंग 2-3 बार लोगों ने कर दी। आगे चल रहे थे 4 लेन पे, अचानक से ब्रेक मार दी। क्यों? क्योंकि गाय आ गई। एक के सामने एक बार गाय आ गई थी, एक के सामने एक बार ट्रैक्टर आ गया था, और वो बिल्कुल पैनिक ब्रेक मार दिया उसने। ये दोनों चीज़ अगर आप हाईवे पे चलते हैं इंडिया में कहीं पर भी, ये मैं ये नहीं बोलूँ केवल उत्तर प्रदेश में दिक्कत है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह ये दिक्कत है, और मैंने खुद देखा है। होता क्या है, हाईवे पे पूरे बैठे हुए हैं बीचों बीच। तो जब भी आप चल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जब आप हाईवे पे रहते हैं स्पीड में रहिए, लेकिन दोनों गाड़ियों के बीच में डिफरेंस अच्छा बना के रखिए, ताकि पैनिक ब्रेकिंग के समय भी आपके पास टाइम रहे। और कई बार होता क्या है कि जो ट्रैक्टर, एक बार ट्रैक्टर बीच में आ गया था, ट्रैक्टर वाले ने कुछ नहीं लगा रखा था, जो उसकी ट्रॉली थी उस पर कोई भी ना तो रेडिएटर लगा हुआ था जो रिफ्लेक्ट करे, रिफ्लेक्टर कोई नहीं था, लाइटिंग कोई नहीं थी, बिल्कुल प्लेन। कुछ जब उसके बिल्कुल बगल पहुंचो तब पता चल रहा था ये ट्रैक्टर है यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को अगर इंडिया में कहीं पर भी गाड़ी चला रहे हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए कि लेफ़्ट साइड जो आप ओवरटेक कर रहे हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिए कि अगर आप मार्केट में कर रहे हैं तो साइकिल, मोटरसाइकिल, ई रिक्शा, कार कुछ भी खड़ी हो सकती है, भले ही वो 4 लेन पे मार्केट क्यों ना हो। तो अवॉइड करिए। आप सेफ़ रहेंगे तो दूसरे को भी सेफ़ रखेंगे। गाड़ियाँ जब हाईवे पे या 6 लेन पे जब भिड़ती हैं तो मल्टीपल भिड़ती हैं। इसकी वजह क्या रहती है? क्योंकि एक के पीछे दूसरे इतने सटे रहते हैं। आजकल गाड़ियाँ तेज़ भागती हैं, लोगों को एक्सीलेटर तो दबाना आता है लेकिन ब्रेकिंग प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। जिस गाड़ी से मैं गया था मैंने उसकी भी देखा, वो ब्रेकिंग प्रॉपर नहीं ले पाया। हाँ, गाड़ी खड़ी हो गई, भिड़ा नहीं, वो बात अलग है, लेकिन जो मेथड अप्लाई करना चाहिए था, जिस तरह से उसको पैनिक नहीं करना चाहिए था, वो ऐसा नहीं। उसको दिक्कत हुई, उसने भट्ट से ब्रेक मारा। अगर एबीएस ना होती, पहले के ज़माने में होता ना, गाड़ी ब्रेक मारती थी इमरजेंसी में, अगल बगल सबको पता चल जाता था, तो इतनी शोर होता था इतना ज़ोर का। आज के टाइम में एबीएस है तो जो ये पैनिक ब्रेकिंग आप लोग करते हैं वो मैनेज कर लेता है, शोर और नहीं होता है, गाड़ी स्लो हो जाती है, गाड़ी रुक जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, अपलोड करने में मेरी काफ़ी एमबी जाएगी। तो अगले संडे 8-10 PM पे लाइव होगा। तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो अगर, तो इंस्टाग्राम पे, मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक इसमें पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। इंस्टाग्राम पे भेजते हैं तो आसानी रहती है, क्योंकि आपको 7 दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम मैं रिप्लाई कर देता हूँ, मैक्सिमम टाइम तो मैं करता हूँ, और वरना लाइव सेशन में आपको मैं रिप्लाई कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेना जी ब्लॉग।